देसी गाय जो है ना हमारी प्राकृतिक खेती का मूल आधार है, रीढ़ की हड्डी है और ये इकोसिस्टम का भी पार्ट है। दूध के लिए गाय को ना पालें, गोबर गौमूत्र और बाकी की चीजों के लिए गाय को अगर रखेंगे आप तो निश्चित तौर पे आपको खेती में बहुत अच्छा लाभ होगा। बायोडिस्पोजेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और बायबिलिटी, तो फसल भी हमारी स्टोरेज हो जाती है और इधर हमारी गाय भी हो जाती है। तो मैं गौशाला को तैयार कर सकता। हमने 1,70,000 रुपए में ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, 100 गायों को रहने की व्यवस्था, चारों तरफ से श्रिंक किया हुआ है और चारों तरफ से हमने इसको स्टे लगा के इसको बांध के रखा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर को नहीं उजाड़ के जाएगी। 80 रुपए किलो हम दूध देते हैं और लगभग 400 रुपए किलो मावा देते हैं और 2,000 रुपए किलो हम घी देते हैं। सागर मध्य प्रदेश में है और आज आपको दिखाने जा रहे हैं आकाश चौरसिया जी, जिनको आप जानते होंगे मल्टी लेयर फार्मिंग एक्सपर्ट के तौर पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पे वो काम करते हैं। देसी गाय कितनी जरूरी है जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, आज जानेंगे आकाश जी से। आकाश जी का ये पूरा हट है जिसमें देसी गौवंश और खासकर अगर बात करें साहिवाल नस्ल की देसी गाय, मध्य प्रदेश की जो मालवी गाय होती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक विशाल नंदी, सुंदर नंदी यहाँ पर आकाश जी का। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार जी। देख रहे हैं अब आपने खेती के साथ साथ ब्रीडिंग पर भी आप फोकस हैं, देसी गायों के संवर्धन पर भी आप काम कर रहे हैं। जी जी जी, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, देसी गाय जो है ना हमारी प्राकृतिक खेती का मूल आधार है, रीढ़ की हड्डी है और ये इकोसिस्टम का भी पार्ट है। जब हम खेतों में कोई भी फसल उगाते हैं तो निश्चित तौर पे घास उगती है, चारा उगता है या फसल के बहुत सारे अवशिष्ट भी आते हैं, तो वो सारे अवशिष्ट या फसल के जो अवशिष्ट होते हैं या हमारी घास चारा खरपतवार होती है वो इनका खाना होती है। तो जब हम वो इनको खिलाते हैं तो बेसिकली उससे हमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। मतलब वो चारा, वो घास, वो खरपतवार जिसको हम बीडी साइड डाल के ख़त्म कर देते हैं, उल्टा पैसा डालते हैं, जबकि वो खा के ये लोग जो है ना उससे मिल्क बनाते हैं, तो उससे इकोनॉमी जनरेट होती है। और साथ साथ में हमें गोबर देते हैं और गोबर से हम बहुत अलग अलग तरीके की खादें बनाते हैं जिससे हमें बाहर से कोई केमिकल या बाकी के खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इकोसिस्टम का पार्ट है और ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा, हमारी कृषि अर्थशास्त्र का, कृषि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं और हमने 2 नस्लों को यहाँ पर संवर्धन किया है। एक साहिवाल नस्ल है और एक हमारी मालवीय नस्ल है। मालवीय नस्ल हमारी यहाँ लोकल की गाय है जो कि मतलब छोटी कदकाठी होती है और दूध देने में उतना इनका परफॉर्मेंस नहीं है। 2.5 से 3 लीटर एक टाइम का दूध होता है इनका, माने मैक्सिमम 6 लीटर तक दूध आता है। पर दूध के लिए गाय को ना पालें, गोबर गौमूत्र और बाकी की चीज़ों के लिए गाय को अगर रखेंगे आप तो निश्चित तौर पे आपको खेती में बहुत अच्छा लाभ होगा और ये आपकी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुधारेंगे। एक चीज में देख रहा था आकाश जी, जब मैं आपके इस फार्म पर आया तो आपने गायों का जो शेड है बिल्कुल अलग तरीके से बना रखा है। इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आजकल लोग लाखों रुपए शेड पे खर्च कर देते हैं, तो ये आपने कैसे बनाया, इसके बारे में? ये शेड जो है ना पूरा, देखिए हमारा जो सिद्धांत है वो यही है, बायोडिस्पोजेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और बायबिलिटी। हमने सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत को पूरा किया क्योंकि ये हमने खुद से बनाया। इसमें हमने कोई मिस्त्री को नहीं लेके आए या किसी भी मजदूर को नहीं लगाया, खुद से ये तैयार किया, ड्राइंग, डिजाइन और बनाया अभी। और दूसरा बायोडिस्पोजेबिलिटी, यहाँ पर हमारे फार्म पर जो भी लकड़ी है या जो भी हमारे पास बांस है, बल्ली है, लकड़ी है, उसी की मदद से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया और ये 26 बाई 140 100 गायों को रहने की हमने व्यवस्था तैयार की और ये पूरी तरह से कहना चाहिए सस्टेनेबल है और बायबल है। और इससे हमने क्या किया है, ये 11 फीट सेंटर की हाइट रखी हुई है जो बराबर एक माने कंफर्टेबल हाइट होती है। और साइड की हाइट हमने 8 फीट रखी है और यहाँ पर अभी हम पत्थर लगाने वाले हैं और 3 फीट का ओपन विंडो रखेंगे और यहाँ पर सेंटर की हाइट 11 फीट रखी है। और इस हाइट का मैक्सिमम उपयोग क्या हो सकता है, तो हमने ऊपर क्या किया, ये बांस की बल्लियों को फाड़ के पतली पतली फट्टे डाल दिए और इस पर हम जो है ना आलू है, प्याज है, लहसुन है, ऐसी फसलें जिनको बहुत ज्यादा हवा की जरूरत होती है, वेंटिलेशन की जरूरत होती है, वो हम इसमें स्टोरेज भी कर लेते हैं। तो फसल भी हमारी स्टोरेज हो जाती है और इधर हमारी गाय भी हो जाती हैं और साथ में ये हमारे चलने का पाथ है। तो प्रॉपर कुल मिला के किसान कम खर्चे में कैसे अपने संसाधनों में गौशाला को तैयार कर सकता है। हमने 1,70,000 रुपए में ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, 100 गायों को रहने की व्यवस्था। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा है और इसमें गाय भी कंफर्टेबल तरीके से रहती हैं क्योंकि उनको एक ऐसा माहौल मिलता है जो उनके हिसाब का होता है। जब हम कंक्रीट का महंगा सेट तैयार करते हैं तो हमें तो ठीक लगता है, लेकिन गायों की वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता। लेकिन आकाश जी कई बार ऐसी सुनने को मिलती हैं बातें कि इतने बड़े बड़े शेड जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, गायों को नुकसान पहुंचता है, तो क्या आपने उन बातों का ध्यान रखा है, उन बारीकियों का? 100% इसमें देखिए, जैसे हम मिलिट्री के तंबू होते हैं ना, तंबू का एक बेसिक सिद्धांत होता है, वहां पर भी हवा आती है, तूफान आते हैं और विकट परिस्थितियां मौसम के कारण बनती हैं, तो वो तंबू भी कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में टिके रहते हैं क्योंकि वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर को आप चारों तरफ से मतलब जो है ना स्ट्रेच
करिए और जमीन में उसका अर्थ इतना पक्का कर दीजिए कि वो किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी विंड के डायरेक्शन में वो उखड़े ना। तो ये स्ट्रक्चर को भी हमने चारों तरफ से श्रिंक किया हुआ है और चारों तरफ से हमने इसको स्टे लगा के इसको बांध के रखा हुआ है। तो ये किसी भी तरह के विंडो आएगा, माने किसी भी तरह की विंड आएगी तो ये स्ट्रक्चर को नहीं उजाड़ के जाएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप इस पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है ना आपका स्ट्रक्चर ये 10 साल आराम से चलेगा। और लगभग कितने वर्ष हो गए इसको बनाए हुए ये आपको? 3 साल हो गया। 3 साल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर तेज हवाएं, आंधी तूफान अरे आती खूब स्थिति आती? तेज आंधी आई, तूफान आए, बड़े बड़े मोटे मोटे झाड़ जो करीब 50-50 साल से खड़े हुए थे वो पेड़ भी हमारे उखड़े पड़े हुए हैं अभी फार्म के अंदर। करीब 4 पेड़ अभी लास्ट ईयर ही बहुत बड़ा तूफान आया था तो उसमें उखड़े थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अगर प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और मेरे ख्याल से जब इस तरीके का परिवेश गायों को मिलता है, ऐसा माहौल मिलता है सादगी भरा, तो गाय भी आनंद लेती है। जी बिल्कुल, कंफर्टेबल फील होता है और उनकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है और उससे जो मिल्क आता है वो क्वालिटी बेस्ड मिल्क आता है। और इम्पोर्टेंट वही है कि अगर हम क्वालिटी लेके आ पाए अपने काम में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज हमारे देश को, हमारे बच्चों को और हमारे समाज को एक अच्छा हेल्दी मिल्क की आवश्यकता है। हम जो पॉइजनस मिल्क पी रहे हैं, जर्सी गाय का या HF गाय का जो दूध ले रहे हैं वो सही नहीं है। हमारी देसी गायों का ही दूध सही है और देसी गायों की फिर डाइट पर भी काम होना चाहिए, उनके रखरखाव पर भी काम होना चाहिए, तभी दूध की क्वालिटी बनती है। तो यहाँ पर जो दूध हो रहा है उसका तो आप घी अपने कस्टमर्स को देते होंगे? जी जी, यहाँ पर घी बनाते हैं हम, पनीर भी बनाते हैं। जला रहा घी 80 रुपए किलो हम दूध देते हैं और लगभग 400 रुपए किलो मावा देते हैं और 2000 रुपए किलो हम घी देते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट आती है उसी कॉस्ट पर ही हम काम करते हैं। बाजार में तो 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए किलो घी जा रहा है जी, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेटेड मॉडल है, ये उसकी वजह से कॉस्ट कटिंग हुई। बिकॉज क्योंकि इनके खाने के लिए हम खेती भी कर रहे हैं। अभी हम डेयरी फार्मिंग केवल करते तो हमें हरा चारा भी अलग से उगाना है, हरा चारा या तो हमें कैरी करना है या जो इनको दाना देना है वो भी हमें कैरी करना है। बट जब हम इस मॉडल के अंदर आते हैं तो हमें हरा चारा अपने आप हमें फसल के साथ में मिल रहा है, फसल के अवशिष्ट के रूप में मिल रहा है। फिर जो हम इनको खाना खिलाना है वो हम बाहर से नहीं लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पर 5 अनाजों का दलिया इनको खुद बनाते हैं जो सेल्फ सस्टेन मॉडल है आपका। हाँ, तो वो उससे हमारी कॉस्ट कटिंग होती है और जब हमारी कॉस्ट कट हो जाती है तो ऐसे ग्राहकों को तक भी घी उनको प्योर और शुद्ध मिल पाता है जो कम बजट खर्चा करके भी अच्छा खाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल और मल्टी लेयर फार्मिंग के एक्सपर्ट आकाश चौरसिया जी, जिन्होंने बताया कि खेती के साथ देसी गायों का गौपालन क्यों जरूरी है, कैसे आप अपने फार्म को सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे अपने डेयरी फार्मिंग मॉडल को सस्टेनेबल बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खेती के साथ आपको गौपालन करना पड़ेगा और गौपालन के साथ खेती, तभी आपका गोबर गौमूत्र सही से प्रयोग हो पाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।